हाँ सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली गुड आफ्टरनून कहने की आदत है, इसके लिए आपको गुड आफ्टरनून कह दिया क्योंकि मेरी आफ्टरनून स्कूल है। आप सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का 12वां लेसन पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका 12वां लेसन है, इसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। इसमें आज की समय सारणी के अनुसार जो आपको समय सारणी दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग पेज नंबर 131 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज 131 डे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका है आज का, वो है श्राव्यादि ध्वनि का उपयोग। इससे पहले आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया था, इससे पहले की बात, यानी श्राव्यादि ध्वनि का उपयोग पढ़ने से पहले और समझने से पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि श्राव्यादि ध्वनि क्या होती है। आपने पहले परिभाषा की है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, उसको श्राव्यादि ध्वनि कहते हैं। इंग्लिश में इसको अल्ट्रा साउंड कहते हैं, और इसको दूसरा एक नाम दिया गया है, पराश्रव्य ध्वनि भी इसी को कहते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होगी, उसको श्राव्यादि ध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 उपयोग इसके दिए गए हैं। तो पहला जो उपयोग है इसका दिया है, समुद्र में देखिए अलग अलग प्रकार के जहाज होते हैं, तो बहुत बार उनमें संपर्क स्थापित करना होता है। तो दो जहाजों के बीच, जैसे कि एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच हमको संपर्क स्थापित करना है, तब हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, यानी श्राव्यादि ध्वनि का उपयोग करते हैं। सेकंड है प्लास्टिक के पृष्ठभाग एकत्र जोड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यानी प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें रहती है, उनके पृष्ठभाग रहते हैं, उनको जोड़ना होता है, तब उस समय भी हमको पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करना होता है। थर्ड है दूध जैसे द्रवों को अधिक समय तक टिकाकर रखते समय उसके जीवाणुओं को मारने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अभी दूध भी एक द्रव है, उसके अलावा और भी बहुत सारे द्रव होते हैं, उनको अधिक समय तक हमको परिरक्षित करना हो, तो उसके लिए उसको जो जीवाणु होंगे उसको नष्ट करना होगा, तो उस समय भी हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हृदय की धड़कनों का अध्ययन करने की तकनीक। इंग्लिश में है इकार्डियोग्राफी, पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित है, जिसको कि सोनोग्राफी तकनीक भी कहते हैं। बहुत बार आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, कभी कभी बच्चे शिकायत करते हैं पेट दुखता है, तो उस टाइम पर सोनोग्राफी की जाती है, यानी जो अंदर की चीज छिपी हो उसे देखने के लिए। फिर जो हृदय की धड़कनें हैं उसके लिए कार्डियोग्राफी रिपोर्ट होता है, उसको निकालने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग होता है, यानी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग वहां पर भी उस मशीन में भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मानवीय शरीर के आंतरिक अवयवों के प्रतिबिंब पराश्रव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो अंदर है, आंतरिक अंग है, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, उसमें क्या गड़बड़ी है वो भी हम बाहर से पता नहीं लगा सकते हैं। तो उस समय पर भी हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, और जो कुछ भी समस्या होगी उसका निदान संभव हो सकता है। इसके आगे है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कारखानों में होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीजों का पता लगाने के लिए इंडस्ट्रीज में भी, कल कारखानों में भी बहुत सारी चीजों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपकी किताब में, जिस जगह हाथ पहुंचना संभव नहीं है, यंत्रों के ऐसे भागों की स्वच्छता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे कंपनी कारखानों में ऐसे यंत्र भी होते हैं जिसकी स्वच्छता करने के लिए हमारे हाथ वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तो उस समय पर उनकी स्वच्छता कैसे की जाए, तो वहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके आगे नेक्स्ट है धातु के गुट्टे में दरारें और छिद्र ढूंढने के लिए भी इस ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अभी मान लीजिए धातु के जो टुकड़े हैं उनमें कभी कभी दरारें होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको बाहरी अपने आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो उस समय के लिए उनका निरीक्षण करने के लिए भी इस प्रकार की ध्वनि यानी पराश्रव्य ध्वनि या श्रव्याती ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आपको एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रव्याती ध्वनि का उपयोग लिखिए, तब आप इसमें से जो भी है 4-5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे का जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है ध्वनि का परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी ध्वनि का परावर्तन समझाने से पहले एक बार हम प्रकाश का परावर्तन और का उदाहरण लेते हैं। आप लोगों ने प्रकाश वाला लेसन किया है तो उसमें देखिए प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन शब्द का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलूंगी प्रकाश का परावर्तन तो इसका मतलब हुआ प्रकाश जिस मूल बिंदु से निकलता है और कुछ दूरी तक यात्रा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा, पुनः मूल बिंदु की दिशा में लौट जाएगा, तो उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। उसी तरह ध्वनि का भी परावर्तन होता है, यानी ध्वनि आने की जो दिशा है, ध्वनि आने की जो मूल दिशा है वहां से ध्वनि एक विशिष्ट दूरी की यात्रा करेगी और जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आएगा तो वो पुनः अपनी जो दिशा है वो बदल कर पुनः जहाँ मूल बिंदु से स्टार्ट हुई थी निकली थी उसी दिशा में लौट जाएगी। तो इसको कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। यानी ध्वनि का परावर्तन यानी ध्वनि जिस मूल बिंदु से निर्मित होकर निकलेगी और कुछ दूरी पर जाके अवरोध आने पर पुनः वो पीछे की दिशा में मूल बिंदु की दिशा में लौट जाएगी, मूल स्रोत की दिशा में लौट जाएगी। तो ये जो दूरी है इसी बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ये जो यात्रा उसने की ना इसको बोलेंगे हम लोग ध्वनि का परावर्तन। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 131 पे आपको एक आकृति दिखाई गई है। यहाँ पे जो डायग्राम का हेडिंग है 12.2, आकृति 12.2 घड़ी की सहायता से निर्मित होने वाले कंपन। ये जो प्रयोग है ये प्रयोग आपको स्कूल में भी प्रैक्टिकल में है, तो आपको आपके टीचर भी दिखाएंगे। आपको जब आपकी स्कूल खुलेगी तो आपको लैबोरेटरी में जाकर ये प्रयोग कराया जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो नली आपको दिख रही है। एक जो नली दिख रही है वहाँ पे घड़ी लगी हुई है और उसके बगल में ऊपर की ओर वहाँ पे थीटा 1 लिखा गया है। अब उसके बगल में एक दूसरी नली है और उसके बगल में थीटा 2 लिखा गया है। ये जो नलियां हैं दोनों वो नलियां कैसी है? कार्डबोर्ड की नलियां, ठीक है। तो इनको एडजस्ट किया गया है, इन दोनों नलियों को एडजस्ट किया गया है और यहाँ पे फर्स्ट वाले थीटा 1 की जगह पे थीटा 1 से जो कार्डबोर्ड की नली नीचे आई है वहाँ पे घड़ी लगाई गई है। तो हम जब दोनों है ना नलियों को कार्डबोर्ड की नलियों को एडजस्ट करेंगे और दूसरी जो नली है और राइट हैंड साइड वाली वहाँ पे जब हम कान लगाएंगे अपना कान लगाएंगे तो हमको घड़ी की टिक सुनाई देगी, जबकि हमने तो घड़ी को लगाया है फर्स्ट वाले नली पर, लेकिन हम सुन रहे हैं दूसरी नली पे घड़ी की टिक सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्डबोर्ड की नली है वहां से ध्वनि जा रही है, वहां से ध्वनि निर्मित हो रही है और वहां से ध्वनि जा रही है। कहाँ पर जा रही है? थीटा 1, यानी वो ध्वनि के आने की दिशा है, ध्वनि वहां से आ रही है। उसके बाद ध्वनि परावर्तित होगी। उसके बाद क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन होगा और परावर्तन के फलस्वरूप हमको दूसरी नली में कान लगाने पर घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी। तो ये कब होगा? जब थीटा 1 का मान थीटा 2 के मान के बराबर होगा, यानी थीटा क्या है? कोण का मान है, यानी फर्स्ट नली जो है उसका अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, जितने माप का कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा 1 का अभिलंब के साथ कोण बन रहा है 40 डिग्री का, ठीक है, 40 डिग्री का। तो दूसरी
तरफ जो थीटा 2 है वो भी जब 40 डिग्री का होगा तो ही हमको ये परावर्तित ध्वनि सुनाई देगी, यानी घड़ी की टिक सुनाई देगी। अगर दूसरे थीटा 2 में अगर 40 डिग्री का मान नहीं रहेगा तो हमको ये ध्वनि नहीं सुनाई, यानी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना थीटा 1 का मान होगा उतना ही थीटा 2 का मान होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 और थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में जो एक डॉटेड लाइन गई है वो है आपका अभिलंब। और ऊपर की ओर देखिए यहाँ पे दीवार लिखा है और दीवार को चारों ओर से स्क्वायर में घेरा दिया गया है, एक वर्ग में घेरा दिया गया है, उसको प्रतल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतल कहते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक आकृति दिखाई गई है। ये कृति आप स्कूल पर लैब में करेंगे, यहाँ पे मैंने समझाया है। उसके बाद देखिए इस प्रयोग से अपने को क्या समझ में आया? इस प्रयोग से समझ में आया प्रकाश की तरंगों का। मैंने क्या आपको समझा है कि जैसे प्रकाश की तरंगों का परावर्तन होता है वैसे ही ध्वनि तरंगों का भी ठोस या द्रव पृष्ठभाग से परावर्तन होगा। तो यहाँ पे परावर्तन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगों का ठोस या द्रव पृष्ठभाग से परावर्तन होता है। और जो परावर्तन का नियम है वो नियम यहाँ पे भी लागू होता है। प्रकाश के परावर्तन में जो नियम था वही यहाँ पे ध्वनि के परावर्तन में भी ये सब नियम लागू होते हैं। इसके बाद एक जरूरी चीज जो यहाँ पर है, ध्वनि के परावर्तन की आवश्यक क्या है? ध्वनि के परावर्तन के लिए किसी खुरदरे या चिकने पृष्ठभाग की रुकावट की आवश्यकता होती है। यानी परावर्तन कब होगा? जब कोई खुरदरी या कोई चिकनी पृष्ठभाग होगी जो रुकावट पैदा करेगी, तब ध्वनि का परावर्तन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि के परावर्तन के लिए खुरदरे या चिकने पृष्ठभाग की रुकावट की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो नियम है आपसे पूछा जा सकता है ध्वनि के परावर्तन का नियम क्या है, तो आप लिखिएगा ध्वनि के आने की दिशा वो परावर्तित होने की दिशा परावर्तक पृष्ठभाग के अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है ना? अभी देखा ना हमने, समान कोण बना रहे हैं। ध्वनि आने की दिशा है यानी थीटा 1 और परावर्तित होने की जो दिशा है वो थीटा 2, यानी जो दोनों कोण है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ये दोनों समान कोण है और वे एक ही प्रतल में होते हैं। हमने ऊपर देखा ना जहाँ पे दीवार लिखा है वो पूरा एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, यानी वर्ग जैसा बना है, उसी में दोनों कोण बन रहे हैं थीटा 1 भी और थीटा 2, यानी एक ही प्रतल में दोनों कोण है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों आगे जो अपना टॉपिक है वो है ध्वनि के योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक। यानी ध्वनि परावर्तक जो पृष्ठभाग है, जो परावर्तक पृष्ठभाग है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, योग्य परावर्तक या फिर अयोग्य परावर्तक। तो अब ये योग्य परावर्तक क्या होता है? यानी ध्वनि के परावर्तक के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट नंबर ध्वनि के योग्य परावर्तक और ध्वनि के अयोग्य परावर्तक। ठीक है, ये दो वर्गीकरण है। कठोर और समतल पृष्ठभाग से जब ध्वनि का परावर्तन होगा, कठोर और समतल पृष्ठभाग से ध्वनि का परावर्तन होगा तब उसे हम बोलेंगे योग्य परावर्तन। और यहाँ पे परावर्तन अच्छी तरह से होगा। जब हम बोलते हैं योग्य परावर्तक यानी ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह से हो रहा है और वहाँ पे जो पृष्ठभाग है वो कैसा है? कठोर और समतल पृष्ठभाग। अगर आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि योग्य परावर्तक क्या है तो आप लिखोगे कठोर और समतल पृष्ठभाग से जब ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह से होता है तो उसे योग्य परावर्तक। अब नेक्स्ट है आपका अयोग्य परावर्तन। कपड़े, पेपर, चटाई, पर्दे, फर्नीचर से ध्वनि का परावर्तन न होगा। अभी मान लीजिए जो परावर्तक पृष्ठभाग है कपड़े, पेपर, चटाई, पर्दे, फर्नीचर से ध्वनि का परावर्तन न होगा, ध्वनि अवशोषित कर ली जाती है, तो उसे कौन सा परावर्तक कहेंगे? अयोग्य परावर्तक। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आगे देखिए
आगे आपका है प्रतिध्वनि। इसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो है आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में इको बोलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद आपको समझना है। बहुत बार आप लोग मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, मंदिर के गुंबद एकदम ऊंचे ऊंचे होते हैं और मंदिर खाली रहते हैं, तो आप लोग ने आवाज लगाई, आप जो शब्द बोलते हैं वही शब्द बार बार है ना आप सुनते हैं, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्द या वाक्य आप जो भी बोलते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है। फिर कभी कभी जब आप लोग पहाड़ी एरिया में जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, तो वहां पे भी आप जो भी शब्द या वाक्य ना बोलेंगे उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो वहां पे पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है ना बार बार, तो ध्वनि की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको ही बोलते हैं प्रतिध्वनि, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे इको। इको कौन सुनते हैं, यानी कभी कभी हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की प्रतिध्वनि आप सुनेंगे, और मंदिरों में भी आप इस प्रकार की ध्वनि सुनेंगे। और इसके अलावा अगर आपको देखना हो कि कहाँ पे हम प्रतिध्वनि और सुन सकते हैं, तो मान लीजिए कोई बड़ा रूम हो, कभी आप ट्राई करिएगा, कभी बड़ा रूम हो, कोई खाली रूम हो, वहाँ पे कोई सामान वगैरह ना हो, बड़े रूम हो, बड़े रूम हो, तो वहाँ पे आप जो भी शब्द वाक्य बोलेंगे ना उसकी बार बार पुनरावृत्ति, तो वहाँ पे भी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, किसी ठंडी हवा के स्थान पर प्रतिध्वनि स्थल अर्थात इको पॉइंट के पास आपके द्वारा जोर से आवाज लगाने पर थोड़ी देर बाद पुनः वही ध्वनि सुनाई देती है, ऐसी ध्वनि को प्रतिध्वनि। जब ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मूल ध्वनि का किसी भी पृष्ठभाग से परावर्तन के कारण होने वाली पुनरावृत्ति। ये प्रतिध्वनि हमको क्यों सुनाई देती है बच्चों? क्योंकि जो मूल ध्वनि निकलती है तो जो परावर्तन के पृष्ठभाग होते हैं, परावर्तक पृष्ठभाग होते हैं, उससे टकराती है और बार बार उसी ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण हमको प्रतिध्वनि। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है बच्चों। अब सूत्र क्या दिया है? दूरी बराबर वेग गुणे समय। अब ये क्या है? यानी ध्वनि मूल बिंदु या मूल स्रोत से निकल रही है, यानी ध्वनि जिस स्रोत से निकल रही है तो वहां से वो कुछ दूरी तय करेगी, और जब तक उसको परावर्तक पृष्ठभाग नहीं मिलेगा तब तक वो आगे की ओर बढ़ेगी। परावर्तक पृष्ठभाग मिलने के बाद फिर से वो ध्वनि मूल स्रोत की ओर वापस लौटेगी। तो इसके बीच में जो उसने दूरी तय की, यानी ध्वनि की मूल स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग तक की जो दूरी होगी उसका सूत्र दिया गया है। क्या होगा? वेग गुणे समय। तो ये जो वेग है इसका मान दिया है 344 मीटर प्रति सेकंड, और ये जो समय दिया है कितना दिया है? 0.1 सेकंड। इसका जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 34.4 मीटर। अतः स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की न्यूनतम दूरी उपर्युक्त दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर होनी चाहिए। यानी जो ये दूरी मिला आपको 34.4, इसको जब हम आधा करेंगे, जब हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 17.2 मीटर। यानी कभी भी हमको सुस्पष्ट अगर ध्वनि सुनना है तो ध्वनि स्रोत और परावर्तक पृष्ठभाग की जो दूरी होगी उसकी आधी दूरी होनी चाहिए, तो ध्वनि हमको स्पष्ट सुनाई देगा। लेकिन ये जो दूरी है कभी कभी तापमान के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए अलग अलग तापमान है, विशेष परिस्थितियों में तापमान में परिवर्तन है, तो उस समय पर ये जो दूरी है 17.2 उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक मंदिर का
चित्र दिया गया है, यहाँ पे मंदिर का चित्र दिया है। तो ये क्या है, कर्नाटक के विजयपुर में स्थित गोल गुंबद, यानी ये जो आकृति है कर्नाटक के विजयपुर में स्थित गोल गुंबद। यहाँ पे प्रतिध्वनि के लिए बहुत अच्छा ये उदाहरण समझाया गया है कि इस गुंबद में इसका जो गुंबद है काफी ऊंचा है, तो यहाँ पे जो हम आवाज निकाल रहे हैं उसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी, यानी हमको बार बार प्रतिध्वनि सुनाई। तो जो लोग यहाँ पे गए हैं उनको एक्सपीरियंस होगा, उनको अनुभव होगा, और जो नहीं गए हैं तो उनको जो हम समझ रहे हैं अभी समझा रहे हैं उसे आप समझ सकते हो। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, आगे आपका है अनुरणन। अनुरणन इंग्लिश में रिवर्बरेशन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप आकृति देखिए, यहाँ पे 8.3 आकृति दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए ये एक तरह का थिएटर लग रहा है, ये एक तरह सभा या थिएटर बोलिए। यहाँ पे एक गायक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक गायक है और राइट हैंड साइड में बहुत सारे श्रोता है ना। यानी जब हम लोग किसी सभा में जाते हैं या किसी है ना हास्य कवि सम्मेलन में जाते हैं, कहीं सिंगिंग का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पे जो गायिका होती है वो गाने गा रहे हैं और जो श्रोता है वो सुनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमको ना जो गायक होता है या जो वक्ता होता है उसकी आवाज क्लियर नहीं आती है, बार बार हमको वही शब्द सुनाई देते हैं, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और आवाज में क्लैरिटी नहीं होती। अभी आप लोग टीचर ये भी प्रतिध्वनि है, तो प्रतिध्वनि को नहीं बोल सकते, प्रतिध्वनि में क्लियर आवाज आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमको क्लैरिटी नहीं होती है। जो वक्ता बोल रहा है या जो गायक गाना गा रहा है तो उसमें बड़ा ना शब्दों का मतलब हमको समझ नहीं आता है। जो स्पीच होती है, जो उनका भाषण होता है वो क्लियर नहीं होता है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा, कितनी बार आप लोग भी गए होंगे सभा में या कभी कभी स्कूल में भी मीटिंग होती है तो बहुत सारे जब पेरेंट्स जमा हो जाते हैं, बहुत गर्दी होती है, तो उस टाइम पे सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी आवाज को स्पष्ट सुनाई नहीं देते, क्योंकि आवाज की इतनी पुनरावृत्ति होती है कि वो शब्दों में क्लैरिटी नहीं रहती है, तो उसे ही अनुरण कहते हैं। अभी मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। बहुत बार हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, बहुत बार ट्रेनिंग में जाते हैं, तो ट्रेनिंग का जो सभागृह होता है बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो जो ट्रेनिंग हमको दे रहे होते हैं तो उनकी जो आवाज होती है तो पीछे तक ना कभी कभी हमको उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। तो वहाँ पे भी ये अनुरण वही होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। इमारत की छत या दीवार से ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तन होने के कारण ध्वनि तरंगे एकत्र आकर सतत अनुभव होने वाली ध्वनि निर्मित करती है। परिणाम स्वरूप ध्वनि के सातत्य का निर्माण होता है, यानी जो भी ध्वनि का सभागृह में निर्माण हो रहा है तो उस ध्वनि का बार बार परावर्तन हो रहा है। परावर्तन कहाँ से हो रहा है? जो इमारत की छत है या दीवारों से टकराकर उनकी तरंगों का बार बार परावर्तन हो रहा है और वो जो ध्वनि तरंगे एकत्रित हो जाती है, जिससे उसका सातत्य निर्माण होता है। सातत्य निर्माण होना है पता, वही चीज सुनाई देना। सातत्य निर्माण होना है बार बार वही चीज एक दूसरे से मिक्स हो जाना। इसके लिए वो जो ध्वनि होती है बहुत देर तक बनी रहती है, यानी जो पहले जो वाक्य बोला गया है स्टार्टिंग में वो रहेगा ही, परावर्तन के पश्चात वो भी रहेगा, तो हम आगे का जो वाक्य बोलेंगे वो उससे ओवरलैप हो जाएगा, जिसके कारण हमको आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, जो शब्द होंगे उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। तो ऐसी ध्वनि को हम लोग अनुरणन कहते हैं। प्रतिध्वनि और अनुरणन में फर्क है बच्चों, ध्यान देना, तो बच्चे इनको सेम समझ लेते हैं। प्रतिध्वनि में आपको स्पष्ट सुनाई देगा, अनुरणन में आपको स्पष्ट नहीं सुनाई। स्पष्ट मतलब जो स्पष्ट सुनाई देता है, लेकिन आपका जो क्लैरिटी है, जो समझने का है, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य से ओवरलैप। दो ध्वनि तरंगों के लगातार आगमन की समयावधि कम होती जाती है और परावर्तित ध्वनि एक दूसरे से मिश्रित होने से
और स्पष्ट और बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि कमरे में निर्मित होती है। ठीक है, यानी पहले जो ध्वनि का निर्माण हुआ है और बाद में जो ध्वनि का निर्माण हुआ वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उनके बीच में समय नहीं रहेगा, उनके बीच में गैप नहीं रहेगा, जिसके कारण ध्वनि की जो तीव्रता होगी बढ़ जाएंगे और जो दोनों वाक्य होंगे, दो चार जो भी वाक्य होंगे आपस में मिश्रित होंगे और उनमें स्पष्टता नहीं रहेगी। खुद सार्वजनिक सभागृह या श्रोताओं के बैठने की जगह ध्वनि विषय निकृष्ट होती है, इसका कारण अनुरण है। और कभी कभी देखिए कुछ कोने में लोग बैठे हैं सभागृह के, तो वहाँ पे और ज्यादा अनुरण होता है, तो वहाँ पे एकदम कुछ भी हमको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए बच्चों आगे आपको बता दिया है, आगे आपको दिया है सोनार सिस्टम। यहाँ पे देखिए 12.4 में आपको एक आकृति दी गई है और ये 12.4 आकृति में जहाज की आकृति है और ऊपर जहाज है और नीचे जो उनमें जो छोटे छोटे मशीन लगाए गए हैं उसके बारे में दिया है। एक तो प्रेषित है और दूसरा संसूचक है। अब प्रेषित से देखिए पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण हो रहा है जो नीचे समुद्र के अंदर पानी की ओर जा रहा है और बाद में वो तरंगे पता लगाती है कि नीचे क्या कुछ अवरोध तो नहीं है या कुछ न टकराने वाली सामान तो नहीं है। उसके बाद वो ध्वनि तरंगों का परावर्तन होकर वो फिर से संसूचक के पास जानकारी देती है। संसूचक जो कि नाव पर या जहाज पर लगा हुआ है, तो उससे हमको समझ में आता है कि नीचे कोई खतरा तो नहीं है, फिर उसके हिसाब से जहाज आगे की ओर बढ़ता है। अब ये जो सोनार है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का लघु रूप सोनार है। सोनार द्वारा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और वेग का मापन किया जाता है। यानी इस सोनार सिस्टम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जल में जो पिंड है उनकी दूरी, दिशा और वेग का मापन करने के लिए। सोनार में जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, एक प्रेषित है और एक संसूचक है जो कि जहाज या नाव पर लगे हुए हैं। प्रेषित से पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है और वो नीचे पानी में जाती है। ये तरंगे जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात इनका परावर्तन होता है और जो जानकारी होती है वो संसूचक तक पहुंचती है। संसूचक पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी समुचित व्याख्या की जाती है। समुचित व्याख्या है कि पता चलता है कि क्या है, कहाँ है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है। पराश्रव्य ध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल तथा जल में ध्वनि की चाल ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है। सोनार की तकनीक का उपयोग करके समुद्र की गहराई भी नापी जा सकती है। जल के अंदर स्थित पहाड़ियों, खाइयों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नाव तो ऊपर की ओर चलता है, अभी नीचे की ओर क्या है, खाई है कि पनडुब्बी है, पहाड़ी है, ये नहीं पता चलता है। तो इसलिए नाव में या जहाज में ये सोनार सिस्टम लगाया जाता है ताकि कोई भी खतरा हो तो हमको पता चल जाए और फिर हम लोग मार्ग बदल सकते हैं जहाज का अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने श्रव्यात्मक ध्वनि का उपयोग पढ़ा, ध्वनि का परावर्तन पढ़ा। ध्वनि के परावर्तन के में हमने ध्वनि के योग्य परावर्तन और अयोग्य परावर्तन की परिभाषाएं देखी। इसके बाद हमने प्रतिध्वनि की परिभाषा देखी, प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होती है वो भी हमने देखा। इसके बाद हम लोग ने अनुरणन देखा, यानी सभागृह में कैसे अनुरणन होता है इसको हमने समझा। इसके बाद हमने सोनार सिस्टम। मैम आप पूछ सकते हैं। ध्वनि के वेग की इकाई क्या है? क्या? ध्वनि के वेग की इकाई क्या है? ध्वनि के वेग की इकाई तो हमने पढ़ा ही नहीं बच्चों, हमने अभी जो पढ़ा वो बताइए। टीचर सर बताया नहीं आ रहा है।
पढ़ रहे हो वो पूछिए, अभी जो पढ़ा वो पूछिए। इसका बताइए ना एक टीचर। इकाई मीटर होती है, अभी जो पढ़े वो आप पूछिए। और ध्वनि के वेग के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के हेलो वेग के प्रकार भी नहीं पढ़ा आज, आज आप कौन सा पूछ रहे हो? जो हमने पढ़ा वो पूछिए ना आप। टीचर, वो भी हमने पूछूंगा। अभी जो पहले पढ़ा आप वो ये बताइए, पूछ। फिर उसके बाद वो पूछता हूँ। नहीं, पहले आप ये पूछिए जो अभी पढ़ा। पीछे टॉपिक पूछ रहे हो वो तो हो नहीं चुका है टीचर, ना, अभी मुझे ये आप नहीं पूछिए। आ रहा है ना अभी टीचर। जो हम पढ़े। हेलो, मुझे ये नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैं ये ठीक है, पहले कोई पूछ बात नहीं, रहा आपको हूँ। पहले आप मेरे टीचर है साइंस के, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आप टीचर पढ़ाई घर पे पढ़ी ये और फिर उनसे पूछिए। और अभी टीचर ये नहीं आ रहा है ना मुझे, अभी ये जो हमने तरीका पढ़ा से है नहीं इसको आ रहा। टीचर अभी पूछता हूँ छुट्टी से पहले ये ये आप संबंधित जो बता टॉपिक चलता दीजिए। है आपको ध्वनि वेग के कितने प्रकार हैं? अभी जो संबंधित टॉपिक चलता है आपको उसके बारे में क्या मैं आपको कि अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो हमने क्या पढ़ा, अभी श्रव्याती ध्वनि के उपयोग पूछिए, आप प्रतिध्वनि पूछिए, प्रतिध्वनि अनुरण। बताइए। जो टॉपिक चल रहा है वही आप पूछोगे। प्रतिध्वनि। और टॉपिक तो आपके स्कूल में है सर टीचर, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमने आज श्रव्याती ध्वनि का उपयोग पढ़ा, ध्वनि का परावर्तन पढ़ा, ध्वनि के योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक की परिभाषाएं देखी, हमने प्रतिध्वनि देखा, फिर हमने अनुरण देखा। प्रतिध्वनि और अनुरण में हमने अंतर भी देखा। इसके बाद हमने सोनार सिस्टम देखा, सोनार सिस्टम कैसे उपयोगी होता है जहाजों के लिए, वो हमने देखा। तो अभी आज की क्लास के लिए यही तक था, तो अभी हम क्लोज करते हैं। आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद बच्चों। और आपका जो भी रहेगा आप इस पर फिर से रीड करिएगा। आपको कुछ और भी डाउट्स रहेंगे तो आपके साइंस टीचर है, आप उनसे पूछ सकते हैं और सब क्लियर हो जाएगा। और आप एक परिभाषा की हेलो टीचर। हाँ बोलिए बच्चों। टीचर आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। हाँ, थोड़ी नेटवर्क का इशू है बच्चों, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, देखिए तभी तो लेट ज्वाइन हुआ है एकदम, तो ऐसा रहा है। तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, कभी कभी नेटवर्क की समस्या होती है। टीचर ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन यानी ध्वनि जिस मूल बिंदु से जा रही है, ध्वनि की जहाँ से निर्मित हुई है बच्चों, वहां से वो आगे की ओर यात्रा करेगी। उसके बाद जब उसके मार्ग में अवरोध आएगा तो वो फिर पुनः से अपनी दिशा बदल के पीछे यानी मूल बिंदु, मूल स्रोत की ओर वापस लौटेगी। इसको ही ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और सेम यही प्रकाश का परावर्तन ही है। यदि आपको पूछा जाए ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे ध्वनि जिस मूल बिंदु से निकलकर आगे यात्रा करती है, तो आगे जब उसके मार्ग में अवरोध आएगा तो वो पुनः अपनी दिशा बदलकर मूल स्रोत की ओर वापस लौटती है। इससे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ये इतना ही लिखना, किताब में क्या स्पेसिफिक है ना, मैंने परिभाषा नहीं देखी, तो ये आप लिखना आपके शब्दों में। जहाँ से ध्वनि निकली आगे बढ़ेगी, अवरोध आया तो फिर से अपना मार्ग बदलकर पीछे मूल स्रोत की ओर लौट जाएगी। यही है ध्वनि का परावर्तन।